हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जो कि चल रहा है चैप्टर नंबर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति। ठीक है ना। तो आज हम आपको पहले बता दें कि क्या क्या बताएंगे कि जब कोई वस्तु गति में होती है, ठीक है ना, तब उसका डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन। और हम बताने वाले हैं आपको कि 90 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वस्तु का। और आपको हम बताने वाले हैं गति का 3 समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके बारे में तीनों फार्मूले प्रूव कराएंगे। ठीक है ना। तो चलिए, आप लाइक का बटन नहीं दबाते हो, सब्सक्राइब तो कर ही चुके हो, लेकिन लाइक का बटन नहीं प्रेस करते हो, तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दिया करो। ठीक है ना। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं। पहला हेडिंग अपना, गति की दिशा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहली बात यह है कि हमको कौन सा एलिमेंट पता रहे कि हम डायरेक्शन ऑफ मोशन बता सकें कि किधर हमारी बॉडी मूव कर रही है। क्या चाहिए आपको? विस्थापन चाहिए कि वेग चाहिए? तो इसके लिए जरूरी है बच्चों वेग। अगर गति की दिशा आपको बतानी है तो क्या जरूरी है? वेग। अगर पता रहेगा तभी बता पाओगे। अब दिशा से मतलब ही हम बच्चों पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली, यानी कि अभी हम 1D में पढ़ रहे हैं। 1D यानी कि ऐसे एक सीधी रेखा में गति, तो एक हो सकता है प्लस और एक हो सकता है माइनस। 2 दिशाएं होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास केवल 2 दिशाएं हैं, एक या तो प्लस में जाएगा या तो माइनस में जाएगा। तो कौन सा एलिमेंट हमको पता रहे कि हम वस्तु का डायरेक्शन बता सके, किधर यह मूव कर रहा है या किधर मोशन कर रहा है। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि वस्तु का, अभी सपोज कर लो, अगर मैं कहता हूं कि वस्तु का विस्थापन जो है 8 मीटर का है, प्लस का 8 मीटर। अगर विस्थापन दिया है तब हालांकि इसे पता तो चलेगा नहीं, पता तो इससे चलने वाला है, लेकिन मैं अभी आपको फील करा दूं। अगर विस्थापन दिया है तो 8 मीटर यानी कि पॉजिटिव ओर हमारी वस्तु विस्थापित हो चुकी है। अब बताओ वस्तु किधर मूव कर रही है? फिर यहाँ विस्थापित हो गई विस्थापित ना। अब पता नहीं 8 मीटर इधर से चल के आई है, हो सकता है बॉडी हमारी 8 मीटर इधर से चल के आई हो, यानी कि इसका दिशा मतलब कि माइनस की ओर हो सकता है। हो सकता है बॉडी इधर से चल के इधर गई हो, इसका डायरेक्शन प्लस भी हो सकता है ना। मान लो विस्थापन दिया रहे -8 मीटर, सपोज कर लो, तो -8 यहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, ये 0 है, -8 इधर कहीं आएगा। अब पता नहीं बॉडी इधर से मूव करके आई है कि इधर से मूव करके आई है, ये कोई नहीं जानता। तो हम नहीं बता सकते कि अब पॉजिटिव ओर चल रहे थे कि नेगेटिव ओर चल रही थी। दिशा हम नहीं बता सकते, विस्थापन से डायरेक्शन नहीं बता सकते। रही बात चाल की, चाल में दिशा होती नहीं है, वो दिशा क्या बताएगा? चाल एक स्केलर क्वांटिटी है ना, वो नहीं बताएगा। अब आ जाओ वेग पे। वेग हमको बता सकता है, वेग हमको बता सकता है कि हमारी बॉडी किधर मूव कर रही है। मान लो वेग का मान आपके दिया है -8 मीटर पर सेकेंड। अब यानी कि अब देखो जरा, यह ओरिजिन है, यह पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला। -8 मीटर पर सेकेंड यानी कि हमारी बॉडी इधर चल रही है, माइनस वाली दिशा में चल रही है। अगर v का मान दिया है मान लो 8 मीटर पर सेकेंड, तो हमारी बॉडी किधर चल रही है? प्लस वाले में चल रही है। देखा, अगर हमको गति की दिशा बतानी है तो हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए कि वस्तु का वेग क्या है। अगर वस्तु का हमको जानना है डायरेक्शन कि किधर है, तो हमको क्या पहले जानना पड़ेगा? वस्तु का वेग किस में है।
प्लस में कि माइनस में? प्लस में है तो प्लस में मूव कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और अगर माइनस में है तो माइनस में मूव कर रही है यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, समझ में आ गया ना? चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। तो प्लस माइनस का खेल अभी 1D चल रहा है ना, अभी 1D चल रहा है, अभी 2D चलेगा तो ऐसे बनेगा। ओ चतुर्थांश साहब का मजा आएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ फिर। हम कह रहे हैं यनवें टर्म में, यनवें समय में विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन nth टर्म, ठीक है, कि nवें टर्म में विस्थापन कितना होता है वस्तु के द्वारा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। मान लीजिए मैंने आपको विस्थापन का कोई इक्वेशन दे रहा हूं मैं कि विस्थापन S इज इक्वल टू, मान लो T पे Q प्लस 2 दिया मैंने। सपोज कर लो कि मैंने विस्थापन इक्वल टू क्या दिया, T क्यूब प्लस 2। तो मैंने कहा कि जब T बराबर 3 सेकेंड, तब बताओ विस्थापन कितना हुआ वस्तु के द्वारा। तो क्या कहोगे, T का मान 3 रख दोगे, तो 3 3 और 2, 3 3 का 9, 27 दूनी 27 29 मीटर, यानी कि 3 सेकेंड तक हमारी वस्तु 29 मीटर चल चुकी होगी। ये तो हो गया बात हमारा, ये देखो समय की बात है, तीसरे सेकेंड तक हमारी वस्तु का विस्थापन निकला है। बट अगर मैं कहूं कि 3वें सेकेंड में बताओ विस्थापन कितना हुआ, 3वें सेकेंड में विस्थापन, आप अच्छे से देख पा रहे हो? एक बार हम चेक कर लें, अच्छे से आप देख पा रहे हो? तो मैंने पूछा 3वें सेकंड में बताओ विस्थापन क्या होगा। 3वें सेकंड में, 3वां सेकंड क्या होता है, 3वां सेकंड। अब यहाँ पे समझो जरा। अब मान लियो मैंने यहाँ पे बोला ये वस्तु ऐसे कहीं चल रही है कोई बॉडी, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुई है 2 सेकंड तक, ठीक है ना, 2 सेकंड यहाँ तक चली है, मतलब कि 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चली है, और 3वां यहाँ आने वाला है, यह तीसरा सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा सेकंड है। तो हमको विस्थापन बताना ए वाला। समझ में आया आपको बात हमारी ना? 3वें सेकंड में विस्थापन की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, यहां से यहां तक हो गया 2 सेकंड, और यहां से यहां तक तीसरा सेकंड वाला पोर्शन है। आई बात समझ में? तो यही हमको निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो मैंने फिर से मैं बताता हूं आपको, अच्छे समझिएगा। मैंने बोला 3वें सेकंड में विस्थापन बताना है, तो वस्तु देखो, मान लो 1 सेकंड में यहां तक पहुंची होगी, 2 सेकंड में मान लो यहां तक पहुंची होगी, ठीक है ना, तीसरा सेकंड यही है, यानी कि हमको विस्थापन ही बताना है। 3वें का पूछेगा तो यही बताना है, चौथे का पूछेगा तो ए वाला बताना होगा, 5वें का तो ओ वाला, ऐसे समझा, ऐसे आपको बताना है। मान लो पहले सेकंड तक विस्थापन S1 रहा हो, दूसरे सेकंड तक विस्थापन S2 रहा हो, तीसरे तक S3 रहा हो। विस्थापन पहले सेकंड तक आप चले हो तो विस्थापन S1, दूसरे तक चले हो S2, तीसरे तक चले हो तो S3 विस्थापन मान लिया, ठीक है। अब यही विस्थापन हमको निकालना है, यानी कि विस्थापन इन डिस्प्लेसमेंट। अब तो बात समझ में आप क्या ही गई होगी, एट थर्ड सेकेंड क्या हो गया, S3 माइनस S2। तीसरे का पूछा तो S3 माइनस S2। अरे जब यहां से यहां घटाओगे तभी तो पता चलेगा। अरे मान लो पूरा 20 है, मान लो पूरा 20 है, और यहां से यहां तक मान लो 15 है, ठीक है, यहां से यहां तक बताओ ये वाला कितना होगा, 20। S3 यही है, S3 20 माइनस S2 ये है 15 वाला, घट के 5 आ जाएगा। अगर मान लो चौथे का पूछ दे, तो चौथे सेकंड का, तो कहोगे सर एक बार और आगे जाना पड़ेगा, यानी कि S4 माइनस S3 हो जाएगा ना। या अगर चौथे का पूछेगा तो 4 माइनस 3 करा। अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth टर्म,
डिस्प्लेसमेंट इन nth टर्म। तो आप क्या बोलोगे, एस एन, यहाँ पे 4 था तो 4, 3 था तो 3, यहाँ पे n है तो n माइनस, अगर यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3 एक घट गया, 3 तो यहाँ पे 2 एक घट गया, अब यहाँ पे घट जाएगा n माइनस 1। कि वस्तु के द्वारा n यहाँ सेकंड लिख लो, 90 सेकंड में जो विस्थापन होता है वो एस एन माइनस वन, यहाँ भी टाइम कर लो, सेकंड कर लो, एस एन माइनस वन, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में तो आ ही गया होगा। अगर एन का पूछेगा तो क्या करना है, एस एन माइनस वन। इस पे एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, फिर आपको होमवर्क देते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं इक्वेशन। चलिए देखिए जरा, मान लीजिए हमने कहा एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 मान लो, ठीक है ना। तो हमने कहा बताओ इस मतलब कि आपका इक्वेशन है विस्थापन का, मैंने आपसे कहा बताओ डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, चौथे सेकेंड में बताओ विस्थापन कितना होगा। कोई बात नहीं, तो 4th सेकेंड में निकालना है विस्थापन, कोई बात नहीं। तो क्या करोगे, S4 माइनस S3, S4 माइनस S3। अब करना क्या है, यहां पे लिख लो डिस्प्लेसमेंट ठीक है। अब करना क्या है, एक बार यहां पे वैल्यू 4 रखो, टी की वैल्यू 4 रखो, चौथे में पूछ रहा है, चौथे में पूछा तो यहां वाला याद कर लो ना, 3 था तो 3 माइनस 2, तीसरे का, दूसरे का, तीसरे सेकंड का, दूसरे सेकंड का, यहाँ पे और 4 रख लो, 4 4 जा 16 टू 18 माइनस 3 रख लो, 3 3 का 9 2 11 बराबर 7 मीटर। यानी कि चौथे सेकंड में इनका विस्थापन कितना हो गया, 7 मीटर का। 4 4 जा 16 टू 18 माइनस 3 3 जा 9 टू 11, 7 मीटर का आ गया बस। अगर कोई पूछता है कि बताओ 5वें सेकंड में, तो S5 माइनस S4, ये वास्तव में है क्या, ये वास्तव में है क्या, ये टाइम ही है, ये वास्तव में टाइम ही है, ये बात ध्यान देना, ये टाइम ही है, ये सब जो देख रहे हो आप, ये सब टाइम है, ठीक है ना। टाइम की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। हम जान सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो आपको हम कुछ होमवर्क देते हैं, आप उसको करके हमको दिखाइएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से मेंटेन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। अब देखो आपको मैंने होमवर्क देने वाला हूँ, ये आपका HW है, आप बताना है डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, सारे क्वेश्चन में बताना है। पहला है यहाँ पे लिख लो, फाइंड आउट S इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5, S इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी माइनस 5, S इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 5, S इज इक्वल टू टी के 4 प्लस 4 माइनस टी, S इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। इस पांचों का आपको बताना है, पांचों समीकरण जो विस्थापन है, यहाँ पे S क्या है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है, सब में बताना है कि 5वें सेकंड में कितना विस्थापित वस्तु हुई है, ठीक है ना। S5 माइनस 4 और 5 रख के घटा देना, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन, ठीक है ना। तो इनको मिटाते हैं, आप नोट कर लो अच्छे से, और इसको नोट करके यहाँ पे जरूर भेजना। आप यहाँ पे अगर भेजते हो तो मैं आपको चेक करके दे दूंगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर हमको प्रोवाइड करा देते हो तो चेक करके बता दूंगा, हाँ बच्चों ये आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है ना। बस इतना सा इससे मैटर और कुछ है नहीं। अगर गलत हो जाओगे तो आप बता देंगे, अगर सही होगे तो सही बता देंगे, बस कहीं कन्फ्यूजन ना रहे, बस आपको इसको लगा के बताइएगा हमको तब, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप जरूर भेजोगे, इसी आशा के साथ आप नंबर लिखे हैं, आप बता देना। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अब हमारी टॉपिक है स्टूडेंट कि मोशन इक्वेशन। गति का समीकरण, इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं।
डिराइव मोशन इक्वेशंस, मोशन इक्वेशंस। तो आपने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ गए होंगे कि आप v बराबर u प्लस AT होता है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने भी पढ़ा होगा v बराबर जो होता है इनर्शियल वेलोसिटी होता है, वस्तु का प्रारंभिक होता है वेग, और ये होता है फाइनल वेलोसिटी जो होता है v होता है। और यहाँ पे t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे a जो है एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और s क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। और कुछ छूटा तो नहीं है ना, चलिए बाकी समझ रहे हो आप। यही 4-5 बातें हैं, हमको यही सब सीखना है, ठीक है ना। आप जान रहे हो मोशन इक्वेशन जो ये सब है ना, इसको मैं आपको पहली बात बता दूं, आपको मैं यहाँ पे ही बताना चाहता हूँ, इन सब में जो ए है ना, ए मतलब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि त्वरण हर जगह समान है, त्वरण कहीं चेंज नहीं हो रहा है। वस्तु की त्वरण मतलब चेंज, वेग कहीं नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि वेग जब चेंज होगा तो त्वरण चेंज होगा ही होगा। यहाँ पे सब में जो है ना, समझना हमारी बात को, सब में क्या हो रहा है एक्सीलरेशन समान है, यूनिफॉर्म है, त्वरण कहीं चेंज हो ही नहीं रहा है इन तीनों समीकरणों में, ठीक है ना। ये हालांकि गति के 3 समीकरण तो हैं, लेकिन केवल यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन के लिए, एक समान त्वरण के लिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण के लिए सारे फार्मूले हैं, एक समान त्वरण। नहीं तो मैंने पीछे आपको बताया था ना, क्या बताया था, v बराबर ds बाई dt होता है, a बराबर dv बाई dt होता है। ये सब गति के असली इक्वेशन है, ठीक है ना। ये सब मोशन के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये सब जरूरी है। और ये तो खाली हम जब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन रहेगा, एक समान त्वरण रहेगा, तब इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले वाले को शुरू करते हैं। क्या है, v इक्वल टू यू प्लस AT। तो आप समझिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है गति की इक्वेशन बताओ, तो आप बताना यूनिफॉर्मली के लिए यह होता है, और अगर यूनिफॉर्मली नहीं है तो ये सब होता है। मतलब जब हर क्षण चेंज हो रहा है, हर क्षण चेंज होगा एक्सीलरेशन, तो क्या लगाओगे, इन लगाओगे, और वास्तव से यहीं से सब होके आए हैं। चलिए आ जाओ, इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं एक्सीलरेशन तो सब में एक समान ही है। तो बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा इन दोनों में इक्वेशन है, इन दोनों में ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहाँ पे v भी हो a भी हो, दो चीज़ कम से कम हो। तो यहाँ पे है v भी है a भी है। हम कहेंगे चूंकि एक्सीलरेशन a इक्वल टू dv बाई क्या होता है, dt होता है। और अगर आप हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर देख के आ जाओ, नहीं तो पक्का आप परेशान हो जाओगे। हो गया, a इक्वल टू क्या है, dv बाई dt मैंने लिख दिया। अब हम कहेंगे, अब बहुत ही नॉर्मल है, बहुत कठिन थोड़ी है ऐसा प्रूफ करना, बहुत आसान है। हम किस मेथड से कर रहे हैं, कैलकुलस मेथड से, इसे कहते हैं कलन विधि। अक्सर एग्जाम में 4-5 नंबर में पूछता है आपके 11वीं में, ठीक है ना। तो देखो जरा, a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी हो जाएगा, या फिर डी वी इज इक्वल टू a इंटू डी टी हो जाएगा। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू a इंटू डी टी। अब जरा बताओ हमको a क्या है, समान है। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले a डी वी है, डी वी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसका यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा ना अपर लोअर लिमिट। शुरुआत में मान लो वेग, मान लो लेट इनर्शियल INITLIAL, मान लो इनर्शियल जो वेलोसिटी इनकी रही हो या u हो, और फाइनल कितनी हो गई हो, फाइनल कितनी हो गई हो, v हो गई हो। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। अब देखो जरा, u और यहाँ पे क्या हो गया, v हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर लिमिट इसका देना पड़ेगा समय का। शुरुआत में जब आपने चलना शुरू किया था u, तो आपका समय कितना था, 0 पे रहे होगे आप।
जीरो से ना शुरू की हो गए ना, तो जीरो पे रहोगे उस समय, और लास्ट में अगर वी वेग होगा इसमें आपका टाइम टी हो गया होगा। समझना यहाँ पे बात हमारी। शुरुआत में जब आप अपना सभी अभी रेस्ट में हो, अभी टाइम जीरो पे हो, अब अपना वेग कर रहे हो यू वेग पे हो, ठीक है ना। अभी जीरो पर आपने यू वेग शुरू करा, फिर कुछ समय बीता, टी समय बीता, तो आपका वेग क्या हो गया, वी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा बताओ डीवी का समाकलन क्या होता है। डीएक्स का समाकलन आपने पढ़ा एक्स होता है ना, अगर नहीं पढ़े तो समाकलन का जाके पक्का पढ़ के आ जाओ। ये हो जाएगा v, और यहाँ पे लिमिट है u और v का इज इक्वल टू, यहाँ पे a तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt अभी हो जाएगा t, और यहाँ पे क्या लग जाएगा 0 से लेकर t तक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा v माइनस यू, एक बार v की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा v माइनस, एक बार v की जगह पे लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a। यहाँ भी आ जाओ, एक बार t की जगह पे अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, यानी कि v माइनस यू बराबर 80 हो गया, v बराबर u प्लस 80। कोई दिक्कत आपको? प्रूफ तो हो गया, तुरंत हो गया। ये होता है, आपसे कहा था मैंने ना, इस मेथड से आपको बहुत कुछ आसान हो जाएगा, बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। तो क्या करना था, हमने देखा ए और बी का संबंध पता था, ए बराबर डी बाई डी टी, इनको गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, समाकलन कर दिया, बस यहीं पे थोड़ा सा बताना था, सोचना था। शुरुआत में यू था, बाद में वी हो गया, 0 से टी हो गया टाइम। चलिए इनको मिटाएं, आप इसका स्टार्ट ले लो, नोट कर लो अच्छे से। अब दूसरा हम प्रूव करने जा रहे हैं। दूसरा देखो जरा, एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लाना है, ठीक है ना। अब हमें देखेंगे कि हमारे किस इक्वेशन में विस्थापन है, तो विस्थापन यहाँ से इस वाले में है, तो हम कहेंगे चूंकि v बराबर डी एस बाई डी टी, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v इंटू डी टी बराबर डी एस, यानी कि डी एस बराबर v इंटू डी टी, ठीक है। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हो जाएगा ds बराबर, ये हो जाएगा v इंटू डी टी। अच्छा आपने अभी पहला वाला इक्वेशन पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी, ऐसी रिलेशन वहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम है, तो वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, पहले इनकी लिमिट रख लो। शुरुआत में विस्थापन मान लो 0 रहा होगा, और अंतिम में विस्थापन नियस हो गया होगा, और शुरुआत में टाइम 0 रहा होगा, विस्थापन बाद में t हो गया, अरे टाइम t हो गया होगा बाद में, यानी कि 0 टाइम पर विस्थापन 0, और जब समय t बीत गया तो विस्थापन कितना हो गया, यस हो गया। इन पे इस वाले पे यहाँ की मतलब कि यहाँ पे विस्थापन की लिमिट रखेंगे, और इनकी वजह से यहाँ पे टाइम की लिमिट रखेंगे। तो आप इनको जान रहे हो कि समाकलन ऑफ डी एस केवल यस हो जाएगा, अपर लिमिट यस, लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले v की वैल्यू रख लो u प्लस ए टी, ये हो गया 0, ये हो गया t, ठीक है ना, और यहाँ पे लगा दो dt। और यहाँ पे चूंकि सब डिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो, c की कोई बात होगी ही नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक बार रखोगे अपर लिमिट s की जगह पे s, एक बार लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ जरा। अब इनको ऐसे कर सकते हो, 0 से t u डी टी प्लस यहाँ पे 0 से t a t डी टी। आ जाओ अब s इज इक्वल टू, यहाँ पे u क्या है, u तो कांस्टेंट है, u थोड़ी आगे पीछे हो रहा है, u तो कांस्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे u t यानी कि क्या बचा, u बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, केवल dt बचा ना, और dt का समाकलन केवल t होता है, ये हो गया t। सूत्र आपको पता होना चाहिए कि x पे n dx बराबर क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यहाँ पे कुछ है तो t पे 0 मान सकते हो, तो फार्मूला लगा देना वहाँ पे, अगर नहीं पढ़े तो पीछे पढ़ के आ जाओ। यहाँ पे लिमिट रखो 0 से t तक प्लस, और यहाँ पे a कांस्टेंट है, फिर t का समाकलन क्या होगा, t के सापेक्ष t का समाकलन, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, यानी कि t स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे लिमिट रख दो 0 से लेकर के t तक। s इज इक्वल टू u, यहाँ पे लिमिट रखो एक बार अपर लिमिट t माइनस 0 प्लस a यहाँ पे है, और बाई 2 है तो बाहर निकाल दो, एक बार t की जगह पे t का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार 0 का स्क्वायर, और आप देख सकते हो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
प्रूव्ड हो गया। बस इतने सी बात थी। तो आपको कहीं पे दिक्कत हुई क्या? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता था विस्थापन और वेग में कोई संबंध, हमको पता था ये वाला है और हमने कैलकुलस मतलब कि इंटीग्रेशन कर दिया आराम से। यही लिमिट हमको रखनी थी, लिमिट रख दिया आराम से, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना? बहुत आसान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट गए हैं इस समय। फिर आप अपने नोट्स पे नोट कर लो, कहीं प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। 5 नंबर का कम से कम आता है, ठीक है ना? तो चलो अगला देखते हैं। अगला है स्टूडेंट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब केस में थोड़ा सा तिकड़म लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तिकड़म थोड़ा लगाना पड़ेगा, आ जाएगा। लगाते हैं, क्या करना है? v और s के बीच का संबंध क्या हमारे पास? चलो अब इसके लगाते हैं अब की बार। यहाँ पे मैंने कहा ना थोड़ा सोचना पड़ता है थोड़ा सा। मान लो मैंने कहा चूंकि a बराबर dv बाई dt, ठीक है ना? तो हाँ सही है। और अब यहाँ पे अब यस भी लाना है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाई dt मल्टीप्लाई बाई ds बाई ds। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ds बाई dt, इनको यहाँ भेज दो, ds बाई dt मल्टीप्लाई बाई dv बाई ds। हो सकता है ना? तो चलो देखो जरा, ए क्या है? ds बाई dt क्या है? देखो वहां पे ds बाई dt का मतलब v होता है। तो ये हो गया a बराबर v मल्टीप्लाई बाई dv बाई ds। ठीक है, अब आ जाओ जरा, इनको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a हो जाएगा a इंटू ds इज इक्वल टू v इंटू डी, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर a ds इज इक्वल टू यहाँ पे v dv, और यहाँ पे लिमिट रखनी पड़ेगी विस्थापन की, शुरुआत में 0 बाद में विस्थापन यस हो गया। और यहाँ पे वेग का शुरुआत में मान लो u वेग से चल रहा हो, बाद में v हो गया हो, इनर्शियल u है बाद में v हो गया हो। ठीक है ना? यहाँ पे लिख लीजिए, मान लिया कि शुरुआत में वस्तु का वेग u हो, जब ये विस्थापन 0 रहा हो तो u मान लेना और बाद में v हो जाएगा चलते चलते। a यहाँ पे कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा केवल ds a 0 2s इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो जरा v है, v के साथ में समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा? ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, लगा दें, v स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा u, यहाँ पे v। यहाँ पे आ जाओ, a हो गया, ds का इंटीग्रेशन यस होता है, 0 2s हो गया। और आ जाओ यहाँ पे एक बार v की जगह पे v को रखेंगे, v स्क्वायर 1/2 बाहर निकाल दो, माइनस एक बार v की जगह पे u को रखेंगे, u का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा a, एक बार अपर लिमिट रखना पड़ेगा आपको, यस माइनस लोअर लिमिट 0 बराबर 1/2 v स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ये हो गया as इज इक्वल टू 1/2 v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, गुणा कर लो तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर बराबर उधर भेज दोगे तो u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना? इस प्रकार हमने गति के तीनों समीकरणों को प्रूव कर दिया। अब इस पे जो बचे न्यूमेरिकल होंगे हम अगले वीडियो में आपसे इससे बात करेंगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद में आया हो, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखिएगा और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है ना? अपने सहपाठियों को बताओ कि पढ़ते रहें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो बहुत ही आसानी से देखा आपने, हमने मोशन की इक्वेशन को प्रूव कर डाला। ठीक है, अगर मैं आपसे बताऊं यहाँ पे तो यह अभी आपके लिए एक फार्मूले का काम करेगा। यह अभी इसको भी फार्मूले के तौर पे नोट कर लो, आप इसको भी याद कर डालना। ठीक है ना? यह इक्वेशन हर जगह टूथ होता है, चाहे यूनिफॉर्मली मोशन हो चाहे वेरिएबल मोशन हो, हर जगह एक सेटिस्फाई करता है। इसी से होकर के अभी आया है। ठीक है ना? तो
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।